हेलो लिसनर्स, दिस इज अनिकेत। तो गाइज आज हम आ गए हैं अपने मेटल एंड एलॉयज के पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं कि आयरन है क्या। ठीक है, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, इसका यूजेस क्या है। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसको किस प्रोसेस से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें आयरन के बारे में, तो आयरन जो है चौथा सबसे कॉमन एलिमेंट है आपके अर्थ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ मोस्ट कॉमन मेटल ऑन द अर्थ, मतलब ये चौथा सबसे कॉमन मेटल है कहाँ, अर्थ पे। तो गाइज अब अगर हम बात करें आयरन के सोर्स के बारे में, तो सोर्स का बेसिकली मीनिंग क्या हुआ? सोर्स का बेसिकली मीनिंग कि वो कहाँ से आ रहा है, मतलब आयरन कहाँ से आ रहा है। तो आयरन अपने मिनरल से आता है। ठीक है, और मिनरल्स मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि मिनरल्स क्या होता है। जो अर्थ क्रस्ट से हम लोग कोई भी चीज को निकालते हैं, मतलब जिससे हम लोग मेटल को रिफाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। तो बेसिकली आयरन का क्या होता है, 6 मिनरल्स होता है। ठीक है, जैसे कि पहला आपका क्या है यहाँ पे Fe2O3 जिसका नाम है हेमाटाइट। ठीक है, और दूसरा जो है Fe3O4 जिसका नाम है मैग्नेटाइट, और उसके बाद जो तीसरा है उसका नाम है Fe2O3.8H2O जिसका नाम है लिमोनाइट। ठीक है, लिमोनाइट। उसके बाद जो है आपका क्या है FeCO3 जिसका नाम है सिडेराइट, और उसके बाद जो है FeS2 जिसका नाम है आयरन पायराइट्स। तो गाइस क्या हम इन सारे मिनरल्स में से आयरन को निकाल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपका मिनरल्स वो होता है जो आपके अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया था ओर्स के बारे में। तो ओर्स क्या होता है कि वैसे सेलेक्टेड मिनरल्स जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके मेटल्स को इजीली प्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड मिनरल्स होंगे। अब भाई सेलेक्टेड मिनरल्स क्यों होंगे? क्यों? हम आयरन पायराइट से नहीं निकाल सकते हैं क्या? हम सिडेराइट से नहीं निकाल सकते हैं? हम तो किसी से भी निकाल सकते हैं। ये भी तो सेलेक्टेड मिनरल्स में आ सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आ सकता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे इसमें से कुछ कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और जो कुछ होते हैं बहुत ही ज़्यादा चीप होते हैं। मतलब कुछ का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, कुछ का प्रोसेस मतलब इतना ईजी होता है कि आप इजीली उससे आयरन निकाल सकते हो और वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। और कुछ का प्रोसेस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगा होता है और उसका प्रोसेस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो हम लोग वैसे को क्यों सजेस्ट करेंगे? जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, जो या फिर जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, हम लोग उसको ना सजेस्ट करेंगे। अब आपसे अगर बेसिकली मैं बोलूं कि अगर कोई लड़की 5 रुपये का मंच में मान जा रही है, तो क्या आप उसे 150 का कैडबरी दोगे? नहीं ना। तो फिर बस यही बात यहाँ पे है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि आपका यहाँ पे जितने भी मिनरल्स है, इसमें से जो हेमाटाइट होता है ना, ये हेमाटाइट Fe2O3, ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। और इसका जो प्रोसेस होता है वो मतलब कि ओर से मेटल्स को अलग करने का मतलब बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं? हम लोग हेमाटाइट को सजेस्ट करते हैं। और दूसरा बात कि हेमाटाइट में 74.4% आयरन होता है, इसी कारण से हम लोग हेमाटाइट को सजेस्ट करते हैं। और ये बहुत ही चीप प्रोसेस का होता है, मतलब सस्ता होता है, तो हम लोग इसको सजेस्ट करते हैं और इससे हम लोग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आयरन का प्रॉपर्टी क्या है और उसके बाद आयरन का यूज क्या है। क्यों? क्योंकि आयरन का प्रॉपर्टीज आपको अगर पता नहीं रहेगा, तो कल को जाके अगर आप आयरन को प्योर करके निकाल भी लेते हो, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि भाई ये प्योर आयरन है कि नहीं, क्योंकि आपको उसका प्रॉपर्टीज नहीं पता है। ठीक है, तो अगर वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करता है तो वो प्योर आयरन होगा। फिर उसके बाद उसका यूज देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप आयरन निकाल रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि भाई उसका हम यूज करेंगे कहाँ, तो क्यों निकाल रहे हो? ठीक है, तो यूज को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि प्योर आयरन इज ग्रे व्हाइट, मतलब वो ग्रे व्हाइट होता है। ठीक है, और लस्चरस मेटल, मतलब जो प्योर आयरन होता है वो ग्रे व्हाइट होता है, और क्या होता है, लस्चरस मेटल, मतलब लचीला मेटल होता है। फिर उसके बाद है इट हैज मेल्टिंग पॉइंट 1810 के, मतलब 1810 केल्विन क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। किसका? आयरन का। और उसके बाद इट पोजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और जो आयरन होता है सबको पता है कि भाई उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, इट इज हार्ड इन नेचर, मतलब वो हार्ड होता है नेचर में, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होता है। और उसके बाद मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। ठीक है, अब भाई अगर मेलिएबल और डक्टाइल आपको समझना है तो पार्ट 1 वीडियो देख लो, आपको मेलिएबल और डक्टाइल समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यूजेस का,
तो यूजेज में देखिए, इट इज यूज्ड इन मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स। हाउस होल्ड आर्टिकल्स का मतलब जैसे कि आपका हैमर हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कि कील, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका जो कुकिंग यूटेंसिल्स है, जैसे कि आपका जो खाना बनाने वाला बर्तन है वो सब, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, यूज्ड इन मेकिंग एलॉयज, मतलब एलॉयज बनाने में हेल्प करता है। अब एलॉयज क्या है, तो एलॉयज का मतलब कि जो बहुत सारे मेटल्स आपस में मिक्स करते हैं और उनका प्रॉपर्टीज उसमें आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एलॉयज। तो बेसिकली जो आयरन है उसको हम लोग एलॉय बनाने में मिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज इन मेकिंग स्टील, आपका जो स्टील होता है ना, स्टील बनाने में भी आपका आयरन का यूज होता है, स्टेनलेस स्टील या फिर स्टील बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इट इज ऑल्सो यूज एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के जैसा भी हम लोग इसको यूज करते हैं। अब भाई कैटलिस्ट क्या है, तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि वैसा सब्सटेंस या फिर वैसा एलिमेंट जो क्या हो, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करे लेकिन केमिकल रिएक्शन को क्या करे, बढ़ा दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो क्या है, यूज्ड इन आर्किटेक्चर, मतलब जो आपका आर्किटेक्चर जो होता है ना, जैसे कि आपका घर का बिल्डिंग बनाना या फिर ढांचा देना, तो वो क्या होता है, आर्किटेक्चर होता है। फिर उसके बाद आपका बियरिंग, बियरिंग मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट, या फिर आपका जैसे कि बाइक वगैरह में होता है वो सब चीज़। और फिर उसके बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे आपका आ गया कैंची आ गया, या फिर बोल सकते हो उसको हैमर आ गया, मतलब कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं ना, जो भी ड्रिलिंग व्रिलिंग कुछ भी के लिए, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे नाम दिया गया है। और उसके बाद ज्वेलरी, और ज्वेलरी तो आप सबको पता है कि भाई ज्वेलरी में आयरन का यूज होता ही है, जैसे कि बहुत सारे होते हैं जो दिखावा का सोना पहनते हैं, या फिर दिखावा का क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर पहनते हैं। तो बस वही ज्वेलरी जो होता है मतलब आयरन का ही होता है, बट उसके ऊपर कोटिंग चढ़ा दिया जाता है सिल्वर का और बोलते हैं कि ये मेरा सोना है, ठीक है, या फिर ये मेरा चांदी है, जो भी। तो वो ज्वेलरी में भी इसका यूज होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गाइस की एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, मतलब कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके लिए कि आयरन को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के ऊपर। तो गाइस चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग को तो ये पता है ना कि हम लोग किसको एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, हेमाटाइट ओर को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने पहले लिख दिया, वी एक्सट्रैक्टेड हेमाटाइट ओर ओनली, मतलब हम लोग हेमाटाइट ओर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए एक फ्लो चार्ट हम लोग को पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है कि हेमाटाइट को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे या फिर ग्रीडिंग करेंगे। क्रशिंग या ग्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि उसको पाउडर्ड फॉर्म में लाना, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले उसको पाउडर्ड फॉर्म में लाएंगे, क्रशिंग और ग्रीडिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको कंसंट्रेट करेंगे। तो कंसंट्रेटेड करने के लिए दो प्रोसेस है अपने पास, पहला है मैग्नेटिक सेपरेशन और दूसरा है हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक और हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या है, लेकिन कंसंट्रेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस, मैग्नेटिक और हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। तो गाइस कंसंट्रेशन करने के बाद अगर हमारा जो हेमाटाइट ओर से FeO3 आए, मतलब Fe2O3 आए, तो वो ऑक्साइड ओर होता है। और उसके बाद अगर सपोज दैट कि FeCO3 आ जाए तो वो होता है कार्बोनेट्स ओर, ठीक है। तो ऑक्साइड ओर के लिए सिंपली कुछ नहीं, वो डायरेक्टली ये Fe2O3 बनेगा, ठीक है। अगर इसको कंसंट्रेट किए Fe2O3 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंसंट्रेट किए और FeCO3 आ गया तो क्या करना होगा, हम लोग को एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा चीज करना होगा। क्या करना होगा, कैल्सिनेशन करना होगा, ठीक है। तो कैल्सिनेशन करेंगे तो फिर हम लोग के पास क्या आ जाएगा, Fe2O3 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करने के बाद हमारे पास Fe आएगा। तो ये Fe क्या होता है, 100% प्योर नहीं होता है, तो फिर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, रिफाइन कर देते हैं। और रिफाइनिंग करने के बाद ये क्या हो जाता है, प्योर Fe बन जाता है, ठीक है। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को करना क्या है, हेमाटाइट लेना है। हेमाटाइट को लेके उसको क्या करना है, क्रश करना है, ग्रीड करना है। और क्रशिंग और ग्रीडिंग के बाद उसको क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। और कंसंट्रेशन कैसे होगा हमारा, या तो मैग्नेटिक सेपरेशन या तो हाइड्रोलिक वॉशिंग, आपको जो सुविधा लगता है आप उससे कंसंट्रेशन करो, ठीक है। और कंसंट्रेशन करने के बाद अगर Fe2O3 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर FeCO3 आ जाता है, मतलब कार्बोनेट्स और आ जाता है, तो आपको करना होगा कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन करने के बाद आपका आएगा Fe2O3
और उसके बाद रिडक्शन करेंगे तो Fe आ जाएगा, और फाइनली रिफाइनिंग करेंगे तो P और Fe निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है क्रशिंग। तो क्रशिंग तो भाई सिंपल है, किसी को सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें हाइड्रोलिक वॉशिंग और मैग्नेटिक सेपरेशन की, तो वो क्या है, कैसे उसको समझते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक सेपरेशन तो आप लोगों ने क्लास 10th में शायद पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, कि एक 2 चक्का रहता है ऐसे करके, और यहाँ पे एक ऐसे पट्टा लगा हुआ रहता है ऐसे, और ये जो चक्का रहता है वो मैग्नेट रहता है, ठीक है। और इस पट्टा पे हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो ओर्स है उसको देते हैं, पाउडर्ड फॉर्म का जो ओर्स रहता है उसको यहाँ पे ऐसे गिराते हैं, और यहाँ पे 2 ऐसे करके मतलब बकेट लगे रहते हैं, मतलब या बोल सकते हो आप कंटेनर लगा रहता है। और होता क्या है, जैसे ही सपोज दैट ये ओर्स यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो इसमें जो आयरन पार्टिकल्स रहता है वो क्या होता है, इसमें चिपक जाता है, और बाकी जो आपका सैंड या फिर क्ले या फिर लाइमस्टोन जो भी रहता है वो सब क्या हो जाता है, इसमें गिर जाता है, ठीक है। और मैग्नेट की वजह से क्या होता है, जो आयरन होता है वो क्या होता है, इसमें चिपक जाता है, और वो लास्टली यहाँ पे गिरता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो आयरन ओर्स है उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं। अब कंसंट्रेट का बेसिक मीनिंग यही होता है ना कि आपको केवल आयरन ओर ही चाहिए, ठीक है। आप फालतू का चीज़ नहीं लोगे, जैसे कि सैंड हो गया, क्ले हो गया, वो सब चीज़ नहीं लोगे। तो ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन होता है उसमें ज़्यादा अच्छा से हम लोग ओर को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर उसको आप बोल सकते हो ग्रेविटी सेपरेशन, ये चीज़ करते हैं। तो ये चीज़ होता क्या है, इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे क्या होता है कि एक इंक्लाइंड प्लेन रहता है, ठीक है, और इंक्लाइंड प्लेन में ऐसे डॉट डॉट करके, मतलब एक बोलते हैं ना उसको, घाट बनाया हुआ रहता है। तो यहाँ पे एक ऐसे घाट बनाया हुआ रहता है, और उसके बाद आपको 3 छोटे छोटे कंटेनर्स रखे हुए रहते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे। तो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपका एक पाउडर ओर का, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, आप फनल टाइप में बनाया हुआ रहता है। तो होता क्या है कि जैसे हम इस पे पाउडर ओर यहाँ पे डालते हैं, तो ये पाउडर ओर में आपका सैंड, क्ले सब कुछ है, मतलब कि आपका जो हमने क्रश करके लाया है उसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। और डालने के बाद क्या होता है कि जैसे सपोज दैट ये यहाँ से ऐसे गिर रहा है, ठीक है, तो ये जैसे ही गिरा तो इसमें क्या होगा, सैंड, क्ले, लाइमस्टोन और आपका साथ साथ आयरन ओर भी होगा। तो होगा क्या कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वाटर निकालने लगेंगे, मतलब बहुत ही स्पीड से पानी निकालने लगेंगे। तो होगा क्या कि इसके अंदर जो भी सैंड या फिर जो भी क्ले था वो क्या होगा, यहाँ से धुलने लगेगा। और आयरन क्या होता है, आयरन थोड़ा सा भारी होता है और उसका वेट होता है, तो क्या होगा, आयरन यहाँ पे बैठेगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आयरन बैठेगा, ठीक है। और जो मिट्टी है, जो सैंड है, जो क्ले है, वो क्या होगा, इस पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, तो इस पानी का प्रेशर की वजह से वो क्या होगा, बहने लगेगा, और वो बह बह के मतलब कि अप्रॉक्स इसमें गिरेगा। और इतना स्पीड से, इतना इसका स्पीड होता है, कितना स्पीड से गिरने की वजह से इसका जो मिट्टी होता है ना वो ऊपर ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप कोई पानी में हल्का सा मिट्टी घोल दो और उसको बहुत स्पीड से घुमा दो तो उसके साथ साथ मिट्टी भी घूमता है, लेकिन अगर उसी में अगर आयरन है तो क्या होगा, आयरन बहुत जल्दी नीचे बैठ जाएगा और मिट्टी जो है वो जल्दी नीचे नहीं बैठेगा। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही चीज़ होता है कि यहाँ पे जो मिट्टी है वो जल्दी नीचे नहीं बैठता, लेकिन जो आयरन ओर्स है वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से जाता है, इससे फिर इसमें जाता है, और इसमें जाने के बाद क्या होता है कि जो हल्का हल्का आयरन ओर्स रहता है उसमें बैठ जाता है, ठीक है। और फिर इससे हल्का जो रहता है इसमें बैठ जाता है, और बाकी जो मिट्टी रहता है या फिर बोल सकते हो उसको लाइट ओर, वो क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये आपका होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर बोल सकते हो ग्रेविटी सेपरेशन। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ही अच्छा तरह से हम लोग कंसंट्रेट कर पाते हैं ओर को, मतलब यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट ओर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तो जरा सा भी मिट्टी नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत मिट्टी आ भी सकता है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जरा सा भी मिट्टी नहीं होगा। तो ये जो ओर होगा ये काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने छोटा सा चार्ट दिखाया आपको, फ्लो चार्ट की ओर है, ओर को मैंने क्रश किया, क्रश करके स्मॉल पीस में तोड़ा, और स्मॉल पीस में तोड़ने के बाद ग्रेविटी सेपरेशन किया। तो ग्रेविटी सेपरेशन से हुआ क्या, आपका जो क्ले था, सैंड था या फिर इटीसी लाइमस्टोन वगैरह वगैरह, वो सब क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है। अब रहा बात कि यहाँ पे जो सब कुछ तो सही लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो कैल्सिनेशन है, उस कैल्सिनेशन के अंदर ऐसा क्या होता है कि ये FeCO3 Fe2O3 में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन ड्यूरिंग कैल्सिनेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि FeCO3 है, FeCO3 क्या होता है, टूटता है FeO प्लस CO2 में, आपको रिएक्शन दिख रहा होगा। हम लोग क्या करते हैं कि इसको हीट देते हैं, ठीक है, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं, और जैसे ही हीट देते हैं तो ये क्या हो जाता है, FeCO3 टूट जाता है FeO प्लस CO2 में, ठीक है। अब क्या हुआ कि CO2 तो इजिली बाहर निकल जाएगा,
अब क्या हुआ, जो FeO है ना, FeO जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बना लेता है, Fe2O3। ठीक है, तो बेसिक सा बात यही है कि कैल्सिनेशन में दो रिएक्शन होता है आपका। पहला कि FeCO3 जो होता है उसको हीट देते हैं, और ये कैसे हीट दिया जाता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और जैसे ही प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में देते हैं तो टूट जाता है FeO प्लस CO2 में, और उसके बाद जो FeO होता है उसमें हम लोग ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो ये बन जाता है Fe2O3। ठीक है, तो ये कैल्सिनेशन हो गया। अभी तक हमने ओर को ही बस क्या किया है, कंसंट्रेट किया है। अभी हम लोग को करना क्या है, उस कंसंट्रेटेड ओर से क्या निकालना है, Fe निकालना है। मतलब अभी तक हमारा काम कहां तक था, अभी तक हमारा काम कंसंट्रेशन तक है। ठीक है, इसके बाद वाला प्रोसेस हम लोग करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, और ये जो ब्लास्ट फर्नेस होता है बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम, इसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से ब्लास्ट फर्नेस को, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो गाइज ये जो है ना ब्लास्ट फर्नेस, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। देखने में आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। लगेगा कि आप एक मशीन को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है, तो चलिए रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई ये ब्लास्ट फर्नेस पे काम कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि एज ए इंटरेस्टिंग पिक्चर आपको लग रहा है कि भाई एक फैक्ट्री वैक्ट्री है कुछ, तो ऐसा ही कुछ है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ऐसा एक आपको स्लोप बनाया हुआ है। ठीक है, और ये स्लोप में मतलब कि हीट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक पट्टा लगाया हुआ रहता है। पट्टा मतलब समझ रहे हो ना आप, जैसे ऐसे करता है गिर गिर ऐसे करके जो पट्टा लगा रहता है, तो यहाँ पे एक पट्टा लगा हुआ है, और उस पट्टे के ऊपर क्या रखा हुआ है आपका Fe2O3, और उसके साथ में कोक, और उसके साथ में लाइमस्टोन। मतलब कि यहाँ पे क्रश फॉर्म में आपका Fe2O3 रखा हुआ है, मतलब आयरन ओर रखा हुआ है, कोक रखा हुआ है, लाइमस्टोन रखा हुआ है। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं क्या है, दो स्लोप है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक पट्टा लगा हुआ है, उस पट्टे के ऊपर क्या है आपका आयरन ओर, कोक और लाइमस्टोन रखा हुआ है। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि सर हम लोग को तो खाली आयरन ओर को मतलब कि वेरीफाई करना है, तो आप ये कोक और लाइमस्टोन को क्यों ऐड किए। तो ये कोक और लाइमस्टोन का भी काम है, समझेंगे क्या काम है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या क्या है, कोक और आयरन ओर और लाइमस्टोन, मतलब यहाँ पे तीनों मिक्स है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये तीनों मिक्स है, यहाँ पे ये गिरते हैं, यहाँ पे ऐसे करके गिरते हैं। गिरने के बाद क्या होता है, गिरने के बाद बहुत सारा कुछ होता है, और बहुत सारा कुछ होने के बाद नीचे से कुछ ऐसा हॉट एयर ब्लास्ट रहता है, और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे दो चैम्बर बने रहते हैं। ठीक है, पहला चैम्बर में क्या होता है, स्लैग प्रोड्यूस होता है। स्लैग मतलब कि बहुत सारा झाग प्रोड्यूस होता है, और सबसे लास्ट वाला चैम्बर में क्या आता है, आयरन आता है। और पता है आपको इंटरेस्टिंग बात कि ये जो आयरन है ना, ये आयरन एक लिक्विड के फॉर्म में आता है। तो सोचो कितना इंटरेस्टिंग लगता होगा कि आयरन एक लिक्विड की फॉर्म में बह रहा है, सोचो आप। तो यहाँ पे जो आयरन आता है ना, वो एक लिक्विड की फॉर्म में आता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले होता क्या है कि हमारे पास अब तक हमने क्या किया था, कंसंट्रेट कर लिया था। कंसंट्रेट करने के बाद हमारा जो कंसंट्रेटेड ओर आया था वो कैसा था, ऑक्साइड ओर था। ठीक है, और अगर वो कार्बोनेट और रहेगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ऑक्साइड में बदल देंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन के प्रोसेस से हम लोग उसको क्या करेंगे, ऑक्साइड में बदल देंगे। तो फिर ऑक्साइड के साथ क्या मिक्स करेंगे हम लोग, कोक मिक्स करेंगे, लाइमस्टोन मिक्स करेंगे, और उसको ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे। अब जैसे ही हम लोग उसको ब्लास्ट फर्नेस में डालें तो सबसे पहला काम ब्लास्ट फर्नेस में होता है कोक का। कोक यहाँ पे आया तो कोक 4 हो गया C। ठीक है, और यहाँ से जो हॉट एयर ब्लास्ट है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन उसके अंदर भेजते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके अंदर ऑक्सीजन भेजे तो पहले से कोक था और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना लिया, CO2 बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर फिर से कोक के साथ ऐड होगा। ठीक है, और कोक के साथ ऐड होने के बाद बहुत ही जहरीला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किसके साथ ऐड होगा, आपका जो आयरन ओर है उसके साथ। यहाँ पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ओर के साथ ऐड हुआ Fe2O3 के साथ, और क्या बना लिया, CO2 को पूरा अलग कर दिया, और आयरन आपका अलग हो यहाँ पे। तो मेन काम किसका था, कोक का। कोक पहले ऑक्सीजन से मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड फिर कोक से मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड फिर आयरन ओर से मिलता है, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग और आयरन अलग। अब ये जो आयरन है ये क्या होता है कि ये अपना इस चैम्बर में आ जाता है और मोल्टन स्टेट होकर निकल जाता है। स्टेप 4 वही है कि मोल्टन Fe फ्लो बॉटम, मतलब कि जो मोल्टन Fe है, मतलब जो क्या बोल सकते हो उसको, एज अ लिक्विड Fe जो है वो कहाँ से फ्लो हो जाएगा, बॉटम से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे जो वेस्ट निकला, जो ओर के साथ वेस्ट निकला, बहुत सारा वेस्ट निकलेगा ओर के साथ,
तो वो वेस्ट को कैसे बाहर निकालते हैं? तो उस वेस्ट को ही बाहर निकालने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं? लाइमस्टोन का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कोक का काम समझ में आ गया। कोक का काम क्या है कि ऑक्सीजन के साथ मिलना, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? आयरन ओर को क्या करेगा? अलग अलग करेगा, मतलब आयरन को प्यूरिफाई करेगा। ठीक है, लेकिन ये लाइमस्टोन का काम क्या है? CaCO3 का काम क्या है? तो ये CaCO3 का काम क्या है कि जैसे ही यहाँ पे CaCO3 जाता है तो हमने बोला ना कि ये जो पार्ट है ये पार्ट, इसमें क्या होता है? हीट होता है। तो इस पार्ट में हीट हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि मिडिल ऑफ द फर्नेस, मतलब ये फर्नेस का मिडिल में क्या होगा? CaCO3 हीट, मतलब उसको हीट दिया जाएगा, और हीट देने के बाद क्या होगा कि वो बना लेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या बना लेगा? CO2। और भाई CO2 तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वाटर गैस, मतलब कि ऊपर की तरफ गैस निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लिखा हुआ है कि दिस CaO रिएक्ट विथ सिलिका। ये जो CaO है रिएक्ट करेगा सिलिका से, और सिलिका कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये ओर में, मतलब Fe2CO3 जो है उसके अंदर क्या होता है? सिलिका प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो सिलिका प्रेजेंट रहता है ओर में, और वो क्या करता है? सिलिका के साथ CaO मिलके वो क्या बना लेता है? स्लैग बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, और वो स्लैग बना के क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? CaO प्लस SiO2, मतलब कि जो सिलिका था वो किसके थ्रू निकला था? आपका जो आयरन ओर है ना उसमें से निकला था। कौन? सिलिका। ठीक है, और सिलिका के साथ कौन मिल गया? CaO, और क्या बना लिया? कैल्शियम सिलिकेट। और यही कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बन के वो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये झाग काफी हल्का होता है, इसीलिए ऊपर की तरफ रह जाता है और आयरन नीचे बैठ जाता है, और ये झाग बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली मिडिल ऑफ द फर्नेस में काम किसका होता है? आपका लाइमस्टोन का। तो लाइमस्टोन अगर नहीं रहे तो आपका जो आयरन ओर है उससे जो सिलिका निकल रहा है आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लाइमस्टोन का काम यही है कि वो क्या करता है? CaO बनाता है, मतलब हीट देने की वजह से CaO बनाता है, और ये जो CaO है वो सिलिका से रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, और वो कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है? स्लैग बन के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो बेसिक यही है आपका ब्लास्ट फर्नेस में। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो इसके नोट्स में आपको पूरा डिटेल्ड में सब कुछ लिखा हुआ है। तो नोट्स अगर आपको चाहिए तो इंस्टा को फॉलो कीजिए, वहां पर DM कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और भी अगर कोई पर्सनल डाउट है तो इंस्टा पे आप पूछ सकते हैं, और अगर इस लेक्चर में कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और वेट कीजिए पार्ट 2 का, और पार्ट 2 में हम लोग करने वाले हैं कॉपर का एक्सट्रैक्शन और एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन, मतलब उसमें दोनों साथ करेंगे। ये आयरन थोड़ा सा बड़ा था इसीलिए इसका अलग से पार्ट बनाया मैंने, और कॉपर और एल्युमिनियम दोनों का साथ में होगा। ठीक है, तो पार्ट 2 के लिए वेट कीजिएगा।